तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जी हाँ, अब हम ये पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जी हाँ, बात होगी आज उत्तर प्रदेश की नदियों की। अब देखिए, नदियों को सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भाग में बांट रखा है। हिमालय से आने वाली नदियाँ, मैदानी क्षेत्र से आने वाली और दक्षिण के पठार की नदियाँ। जी हाँ, नदियों को हमने यहाँ बांट रखा है 3 पार्ट में। ये क्लास पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे फिर यूपी ट्रिपल एससी, वीपीओ, जूनियर स्टैंड, यूपी पुलिस, सभी के लिए बराबर रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में एक छोटा सा टॉपिक है और आता ही आता है। आइए शुरू करते हैं। यूपी का नदी तंत्र। अगर हम यूपी के नदी तंत्र की बात करते हैं तो यूपी के इस नदी तंत्र में हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के नदी तंत्र में हिमालय पर्वत की श्रेणी। हिमालय से आने वाली नदियाँ, कौन सी नदियों की बात हो रही है यहाँ पर? वह नदियाँ जो हिमालय से आती हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी से जो नदियाँ हमारे पास तक आती हैं या बहती हैं, उनकी बात। दूसरे नंबर पर बातचीत होगी उन नदियों की जो मैदानी भागों से आती हैं। जी हाँ, कौन से भागों से आती हैं? मैदानी। जी हाँ, कौन से भाग? मैदानी भाग से आने वाली नदियाँ। तीसरे नंबर पर बात होगी मौलिक रूप से वह नदियाँ जो दक्षिण के पठार से आती हैं। जी हाँ, किससे? दक्षिण के पठार से आने वाली नदियाँ। दक्षिण से पठार से आने वाली मुख्य नदियाँ एमपी से आती हैं। खैर, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो पहला आज का टॉपिक है हिमालय पर्वत की नदियाँ। हिमालय पर्वत की अगर हम नदियों की बात करते हैं तो पहले ये समझना जाए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी से आती हैं। देखिए, पहले एक प्रारूप याद होना चाहिए बच्चों को। एक प्रारूप उसकी आंखों में बसा हुआ होना चाहिए। जैसे इस प्रारूप को हम देख रहे हैं, प्रारूप आंखों में बसा हुआ होना चाहिए कि यहाँ से नदियाँ आती हैं और कौन कौन सी आती हैं। तो हिमालय से जो सबसे प्रमुख नदियों में से कुछ हैं, उसमें से सबसे पहले आती है हमारी गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी हिमालय से आती है। दूसरे नंबर पर आती है यमुना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरे नंबर पर आती है रामगंगा। इन्हें याद करते हुए चलेंगे, इन पर बातचीत होगी अभी पूरी डिटेल से। नंबर 4 पर आती है गंडक नदी। नंबर 5 पर देखने के लिए मिलेगी आपको घाघरा। इसी को सरयू नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। नंबर 6 पर देखने के लिए मिलेगी राप्ती नदी। नंबर 7 कोसी नदी। नंबर 8 शारदा नदी। इसी को आप काली नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, काली नदी के नाम से भी जानते हैं। नंबर 9 रोहिणी। क्या सारी याद करनी है? वैसे तो हाँ, लेकिन कुछ भी याद ना हो तो एटलीस्ट आपको गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक और घाघरा, ये नदियाँ और एक शारदा नदी, ये तो याद हो ही हो हर सूरत में। ठीक है ना? बस हिमालय से आने वाली नदियाँ ही हमारे पास थोड़ी ज़्यादा हैं। अगर हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो मैदानी भाग से जो नदियाँ आती हैं वह हमारे पास गिनती में कम है। पहले नंबर पर आती है गोमती नदी। नंबर 2 पर आती है वरुणा। नंबर 3 पर आती है सई। और इन 3 में से हमें जो सबसे याद होनी चाहिए मुख्य रूप से वह है गोमती नदी। चाहे बाकी याद हो या ना हो, गोमती के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दक्षिण के पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण के पठार से हमारे पास आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? दक्षिण की बात कर रहे हैं अभी हम। नंबर 1 रिहंद नदी। रिहंद नदी। नंबर 2 चंबल नदी। नंबर 3 सोन नदी। नंबर 4 बेतवा नदी। नंबर 5 केन नदी। नंबर 6 टॉन्स नदी। इसमें अधिकतर इम्पोर्टेंट है ना? तो इन नदियों की हम लोग बात करने वाले हैं अब। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, और कहानी शुरू होगी गंगा नदी से। कहने का मतलब है सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रेणी की नदियों को देखेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगी गंगा नदी। तो अब हम जो बात करेंगे वो गंगा नदी के संबंध में बात होगी। जी हाँ, गंगा नदी के संबंध में हम लोग बात करेंगे।
चलिए बात होगी गंगा की। अब क्या क्या बात है और गंगा में क्या क्या खासियत रहेंगी, उन सब की यहाँ पर अब विस्तृत रूप से चर्चा होगी। जी हाँ, आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गंगा नदी है, असल में ये वास्तविक रूप से देवप्रयाग से मानी जाती है। समझना कैसे, असल में एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी, प्लस एक नदी है अलकनंदा। जी हाँ, कौन सी है? अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से ही वास्तविक रूप से गंगा है। असल में गंगा नदी जो है भगीरथी और अलकनंदा नदी को मिलकर जो नदी बनती है उसका नाम उसका नाम देवगंगा पड़ता है। मतलब कि भागीरथी प्लस अलकनंदा नदियों को धारा जहाँ से मिलती है वहाँ से गंगा का निर्माण होता है। और ये कहाँ से होता है सर? ये होता है देवप्रयाग से। इस चीज़ को मलुई आती है, याद रखना। कहाँ से होता है? देवप्रयाग से होता है। पॉइंट नंबर 2, ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसे आप बहुत अच्छे जानते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं फिलहाल पवित्र नदी, ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। प्रश्न बड़ा आसान है, कोई पूछे राष्ट्रीय नदी कौन सी है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। लेकिन पूछा जाए ये राष्ट्रीय नदी बनी कब, ये कब हम इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, तो याद रखना सन 2008 में से राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। प्रश्न बनता है गंगा की कुल लंबाई कितनी है? गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे आप, 25 ये गंगा की कुल लंबाई है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि यूपी में गंगा की लंबाई कितनी है? यूपी में गंगा की लंबाई कितनी है? तो यूपी में जो गंगा की लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। ये भी 25 किलोमीटर है। क्लियर है? प्रश्न बनता है कि गंगा यूपी में कहाँ से एंटर होती है? तो याद रखना बिजनौर जिले से। जी हाँ, बिजनौर जिले से यूपी में इसे एंट्री मिलती है, प्रवेश होती है ये नदी। बड़े आराम से मुख्य प्रश्नों में से एक बनता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदी कौन सी हैं बताइएगा। गंगा की सहायक नदियों में सबसे मुख्य में से एक है यमुना। जी हाँ, गोमती याद होने चाहिए, घाघरा, ये एक बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, गंडक, टोंस। ये सब नदियां कैसी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। सोन, शारदा, कर्मनाशा, ये गंगा की सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां हैं ये सभी गंगा की। ठीक है ना? अब एक प्रश्न बनता है गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखना जो हमारी गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। इसे बिल्कुल क्लियर कट याद रखना। कितने राज्यों से होकर बह रही है? सीधे सीधे 5 राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पर आपसे इसके नाम भी कई बार पूछ लेगा कि वह 5 राज्य बता दो भैया कौन से हैं जिनसे ये होकर बहती है। तो आपको याद होना चाहिए यूके अर्थात उत्तराखंड, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार याद होना चाहिए, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। 28 जिलों से होकर बहती है। तो क्या यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि वो 28 जिले कौन से हैं? तो वैसे आम तौर पर यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए हम इन 28 राज्यों की यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। याद रखना इन 28 राज्यों की हम बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा ही डीप हो जाएगा और इतना डीप आप
ना पढ़ पाएंगे ना याद हो पाएगा आसानी से। ऐसा नहीं हो पाएगा, पर आसानी से नहीं। अब देखिए, गंगा नदी का कुछ जगह मिलन होता है, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। गंगा नदी का मिलन जो भी अपनी सहायक नदियों से मिलती है, कहाँ कहाँ का मिलती है, वो मुख्य नदियाँ यहाँ पर हम देखेंगे। ये प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में ये किससे मिलती है, बच्चे बच्चे को याद होगा सर, ये यमुना से मिलती है प्रयागराज में। ये कन्नौज में कहाँ किससे मिलती है, ये बताइए, अब आएगा मज़ा। सर कन्नौज में मिलती है ये रामगंगा से, राम गंगा से, याद आएगा। सिरसा, सिरसा में किससे मिलती है सर, ये टोंस नदी से मिलती है सिरसा में। गाजीपुर में किससे मिलती है, गाजीपुर में मिलती है ये गोमती नदी से। अब ये चीज़ याद रखो, ठीक है, ये मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए। देखो प्रयागराज का अधिकतर बच्चों को याद होता है, गाजीपुर गोमती सेम वो दो याद रख लो, याद हो जाएगा। 4 ही नाम तो हैं, ये याद होना जरूरी है। अब बात करते हैं आगे की। गंगा नदी पर कुछ बैराज हैं, उस बैराज की भी बात करते हैं। गंगा नदी पर मुख्य रूप से 3 बैराज हैं। गंगा नदी पर मुख्य रूप से 3 बैराज हैं, जिसमें से नंबर 1 बैराज है बिजनौर बैराज, नंबर 2 बैराज है नरोरा बैराज, नंबर 3 बैराज है लवकुश बैराज। अब ये लवकुश बैराज जो है कानपुर में है, इस चीज़ को भी ज़रा देखेंगे। कहाँ है सर, ये कानपुर में है। अब इसकी एक खासियत है, खासियत ये है कि इस पर एक पेयजल परियोजना है। क्या है, पेयजल परियोजना, जिसका नाम लवकुश पेयजल परियोजना है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर गंगा नदी से संबंधित जो बातें हैं वो हमने देखी। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल गंगा का, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। आराम से क्लास को देखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके 2 की स्पीड पर, 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हैं। आपको जब ये नोट्स चाहिए हो तो सिर्फ इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको बस बता देना है कि यूपी नदी के नोट्स चाहिए या यूपी के नोट्स चाहिए, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इतना बता देना और कुछ नहीं, ना आपका नाम पूछा जाएगा ना कुछ, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसलिए इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतने अच्छे से मैं बना के दे रहा हूँ कि आपको आनंद ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 पर। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट नदी की। अगली नदी है आपकी सभी की प्रिय यमुना नदी। तो आइए यमुना नदी के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ पर है। यमुना नदी का जो उद्गम माना जाता है वो यमुनोत्री है, यमुनोत्री यूके उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, ये एंट्री कहाँ से करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो याद रखना सहारनपुर जिले से, सहारनपुर जिले से क्या होती है, इसकी एंट्री होती है यूपी में। याद रखना इस चीज़ को कि यमुना नदी यूपी में कहाँ से आती है, सहारनपुर जिले से एंट्री करती है। इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम जो एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम है कालिंदी।
सर नाम तो अन्य और भी हैं अगर पर्यायवाची की दृष्टि से देखें तो, लेकिन मैं यहाँ जीएस के पर्पज से बात कर रहे हैं, जीएस के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो यमुना है, यमुना भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है सर जी? 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। वे 5 राज्य कौन से हैं? बहुत सीधी सी बात है, वे 5 राज्य हैं कौन से जहाँ से ये यमुना नदी अपनी होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड, याद रहेगा। अगला है हिमाचल प्रदेश, एक है हरियाणा, बिल्कुल याद रखना, एक है दिल्ली, और अंत में आपका यूपी, क्योंकि यूपी में लास्ट आता है, यूपी में यह नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी, समझना, यमुना नदी यूपी के 20 जिलों से होकर, 20 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? ये 20 जिलों से होकर नदी बहती है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, होंगी ही। सहायक नदी कौन सी है इसकी सहायक नदी? तो देखो, एक नदी है जिसका नाम है चंबल, इसकी सहायक नदियों में से एक है बेतवा, केन, हिंडन, टॉन्स, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का मिलन, जैसे कि हमने अभी गंगा नदी का ही पढ़ा था, उसी प्रकार से पढ़ेंगे यमुना नदी का मिलन। यमुना नदी का मिलन से मतलब है, यमुना नदी जो है गौतम बुद्ध नगर में किससे मिलती है? हिंडन नदी से मिलती है। सहायक नदी है ना हिंडन इसकी, तो कहाँ पर मिलती है सर? गौतम बुद्ध नगर में मिलती है। इटावा, इटावा में मिलती है चंबल से तथा सिंध से। इटावा में किससे मिलती है? चंबल नदी से। हमीरपुर, हमीरपुर गंगा यमुना यमुना नदी हमीरपुर में किससे मिलती है सर? बेतवा नदी से मिलती है। किससे मिलती है? बेतवा नदी से। बांदा में किससे मिलती है? बांदा जिले में यमुना नदी किससे मिलती है सर? केन से मिलती है। किससे मिलती है? केन से मिलती है। और अंत में प्रयागराज में किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें। और इसे समझ लेते हैं एक बार, थोड़ी सी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं रिवीजन के तौर पर। कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान आसान है। बात करते हैं, आइए देखिए। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से निर्माण होता है गंगा नदी का, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह नदी आपकी राष्ट्रीय नदी है, और ये राष्ट्रीय नदी है, इस बात की पुष्टि कब हुई है? सन 2008 में, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? इस चीज़ की अलग प्रश्न बनता है हमेशा। यूपी में गंगा की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर मानी जाती है। कन्फर्म है? बिजनौर जिले से ये एंट्री करती है। कौन से जिले से एंट्री करती है बच्चा? बिजनौर जिले से इसकी एंट्री होती है। सहायक नदियां हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, टोंस, सोन, शारदा और कर्मनाशा। भारत के 5 राज्यों से होकर ये बहती है, जिसमें से नाम है यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। गंगा नदी का जो मिलन है प्रयागराज में हो जाता है यमुना से।
कन्नौज में होता है रामगंगा से, सिरसा में होता है टोंस से, और गाजीपुर में होता है गोमती से। इस चीज़ को याद रखना। गंगा नदी पर मुख्य रूप से 3 बैराज हैं, बिजनौर बैराज, नरोरा बैराज और लवकुश बैराज, जो कि कानपुर में, और इसी पर पेयजल परियोजना की स्थापना भी की गई है। इस चीज़ को आप अलग से याद रखेंगे। बात होगी यहाँ पर अब यमुना की। यमुना का जो उद्गम स्थान है वह यमुनोत्री माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। सहारनपुर जिले से ये एंट्री करती है यूपी में, और इसका अन्य नामों में सबसे फेमस नाम है कालिंदी। यमुना भी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, यूके, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। यमुना नदी यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है। इस चीज़ को भी याद रखना, कितने जिलों से? 20 जिलों से होकर बहती है, और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में है चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और टोंस। यमुना नदी का मिलन गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी से होता है, इटावा में चंबल तथा सिंध से होता है, हमीरपुर में बेतवा से, बांदा में केन से, और प्रयागराज में गंगा नदी से इसका मिलन होता है। आप कहेंगे सर इतनी लंबी लंबी डिटेल हम कैसे याद होगी? बस 2 ही नदियां हैं जिनकी डिटेल सबसे ज़्यादा लंबी आपको मिलेगी, गंगा और यमुना की, क्योंकि दोनों नदी तंत्र अपने आप में काफ़ी विशाल हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वह अगली नदी है रामगंगा नदी। अब यहाँ से डिटेल आपकी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा डिटेल ये नदियाँ कैरी नहीं करेंगी, याद रखना, ठीक है ना। चलिए बात होगी रामगंगा नदी की। बात होगी रामगंगा नदी की। चलिए देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम क्या माना जाता है, ये बताइए। सबसे पहले इसका उद्गम स्थान क्या माना जाता है? तो वह है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। इसकी कुल लंबाई कितनी है? रामगंगा की कुल लंबाई 596 किलोमीटर लंबी है। ये कितनी है? 596। जो ये एंट्री करती है यूपी के अंदर, वह है बिजनौर, कालागढ़ से ये एंट्री करती है, से यूपी में इसकी एंट्री हो जाती है। बड़ा आराम से याद रख लेना। और अगला पॉइंट है इसका, कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये मेन चीज़ें आपको रामगंगा नदी के बारे में याद रखनी होंगी। बहुत छोटी सी बात है, इतना तो याद रख ही सकते हैं आप लोग। अगली नदी की हम बात करेंगे। अगली नदी है हमारे लिए गंडक नदी। अगली नदी है गंडक नदी, जिसके बारे में सबसे पहले इसका उद्गम, गंडक नदी। सबसे पहले बात होगी उद्गम की। इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम है धौलागिरी पर्वत, नेपाल। धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में है। ये सब हिमालय से आ रही हैं, सब ये हिमालय वाली नदियां हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। नेपाल में इस नदी को गंडक नदी को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, और वो अन्य नाम है शालिग्राम नाम से जाना जाता है। याद रखना, या कहते हैं इसे क्या? शालिग्राम। अब गंडक नदी भी 2 नदियों का संगम है असल में, काली नदी प्लस त्रिशूली नदी। इन दोनों नदियों को मिलाकर बनती है गंडक नदी। इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हम बात करते हैं वैदिक काल में गंडक नदी को क्या कहा जाता था। देखिए क्वेश्चन वो लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। वैदिक काल में गंडक को
सदा नीरा कहा जाता था, सदा नीरा कहा जाता था। बड़े सिंपल से याद हो जाएगी कहानी। नेक्स्ट, चलिए, घाघरा नदी। घाघरा नदी। देखिए, मैं चाहता तो पीडीएफ बनी बनाई आपको सब बना लेता पहले से ही और आपको ला के दे देता, लेकिन मैं साथ में लिख रहा हूँ तो एक पेशेंस के साथ आप पढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से चीज़ों को रिकॉल। देखिए, होता क्या है कि ये सब आपने कई बार पढ़ रखा होगा लेकिन फिर भी याद नहीं होगा, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा तो फिर भी छूट जाता होगा। कमी कहाँ रह जाती है? कमी यहीं रह जाती है कि हम चीज़ों को गौर से नहीं पढ़ पाते या बहुत संतोषजनक तरीके से हम चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, और इसका असर हमें एग्जाम में दिखता है। ऐसा लगता है कि पढ़ तो लिया, ये कर भी देंगे, नहीं होता एग्जाम में। घाघरा नदी की अब बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी कि इसका उद्गम कहाँ पर है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो तिब्बत के पठार में स्थित मापचांगो। जी हाँ, क्या है? मापचा चुंगो। ये कहाँ पर है साहब? ये तिब्बत के पठार में, तिब्बत का पठार। क्लियर है? इस नदी की कुल लंबाई क्या है? प्रश्न बनेगा इसकी लंबाई कितनी, तो 1080 किलोमीटर यह नदी मान जाती है। इसकी सहायक नदियों से प्रश्न बनता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। घाघरा की जो सहायक नदियां हैं उसमें से एक है शारदा नदी, राप्ती भी है, एक शिखा है, पता नहीं नाम सुना है या नहीं आप लोगों ने, पर है। और भी हैं जैसे कि दाह है, छोटी गंडक भी है, पर अभी सबकी बात नहीं हो रही है। घाघरा नदी, घाघरा नदी छपरा, अर्थात छपरा कहाँ पड़ता है? सब बिहार में पड़ता है। छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो इस चीज़ को याद रखना। ज़्यादा डिटेल अब देखो नहीं है, मेन चीज़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आप कम समय में एक अच्छा कंटेंट पा लें और कम समय में अपने पूरा इंतजाम कर लें कि भैया क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। अगली नदी है हमारे पास राप्ती नदी। राप्ती नदी सबसे पहले ये रह जाता है हमेशा, राप्ती नदी सबसे पहले उद्गम। तो उद्गम कहाँ से है बताइए? राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से? नेपाल में लघु हिमालय, नेपाल में लघु हिमालय से इसका उद्गम माना जाता है, धौलागिरी से। क्लियर है? इस नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखना। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदी हैं, और इसकी प्रमुख सहायक नदी में आती है रोहिणी नदी, रोहिणी नदी। और ये रोहिणी नदी से कहाँ पर मिलती है? गोरखपुर में, गोरखपुर बाबा की नगरी है ना, नाम तो सुना ही होगा। राप्ती नदी, राप्ती नदी बहराइच से यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है, अर्थात एंट्री जो होती है इसकी बहराइच जिले से होती है। राप्ती नदी
घाघरा नदी में मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है, मिल जाती है, पर कहाँ पर मिल जाती है? देवरिया जिले में। कहाँ पर? देवरिया जिले में मिल जाती है। तो यहाँ पर राप्ती की कहानी खत्म होती है। अगली नदी है हमारे पास शारदा नदी। अगली नदी है हमारे पास शारदा नदी। शारदा नदी। आइए शारदा नदी की बात करते हैं। यह आखिरी नदी है जो हम हिमालय से आने वाली नदियों के क्रम में पढ़ेंगे। इसके बाद ज़्यादा नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा ही रह जाएगा। सही है, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, अभी आधे घंटे का ही हुआ है। चलिए, शारदा नदी, वही सीधी सी बात। उद्गम कहाँ पर है? सबसे पहले ये बता दो, शारदा नदी का उद्गम यह है मिलम ग्लेशियर से। ग्लेशियर, जी हाँ, ये कुमाऊं हिमालय पड़ता है पिथौरागढ़ में, यूके में, ठीक है ना। इसका अन्य नाम भी है कुछ, जैसे मैंने बताया है अन्य नाम भी है कुछ, तो इसके अन्य नाम के रूप में शारदा को आप काली नदी भी कहते हैं और आप इसे गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर लंबी है। ये नदी कितनी है? 480। यूपी में जो प्रवेश करती है, यूपी में जो ये प्रवेश करती है वह स्थान है पीलीभीत। पीलीभीत जिले से ये एंटर करती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, शारदा नदी पीलीभीत जिले से एंटर करती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शारदा नदी यूपी तथा नेपाल के मध्य सीमा भी निर्धारित करती है, सीमा भी निर्धारित करती है। जी हाँ, सीमा भी निर्धारित करती है। शारदा की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, सहायक नदी हैं इसके कुछ, जैसे कि एक नदी है धर्मा, लिसार, पूर्वी रामगंगा, ये सब क्या है इसकी? सहायक नदियाँ। तो ये थी हिमालय से आने वाली प्रमुख नदियाँ की डिटेल। सर बची तो और भी हैं, लेकिन मैंने बताया ना बिल्कुल प्रमुख की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट हमारा आता है अब चलिए, अगला पॉइंट आता है हमारे पास मैदानी क्षेत्र की नदी। मैदानी क्षेत्र की नदी, इसमें हम मुख्य रूप से एक ही नदी देखने वाले हैं और आप सब जान गए होंगे उस नदी का नाम क्या होने वाला है। ओके, चलिए, तो उस नदी का नाम है गोमती नदी। आइए गोमती नदी की डिटेल को एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं है, छोटी सी डिटेल है। सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं। तो बताइए, गोमती नदी का उद्गम यूपी के पीलीभीत जिले से, और वहाँ भी कहाँ से? फुलहर नामक एक झील है, फुलहर झील से, इससे फुलहर झील से। नेक्स्ट,
इसकी जो कुल लंबाई है वह 941 किलोमीटर है। गोमती नदी की लंबाई कितनी है? 941 किलोमीटर। और ये गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है बच्चा? गंगा में मिल जाती है। इसकी भी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियां हैं कुछ, जैसे कि सई और कल्याणी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखिए 2 पॉइंट हो गए। एक बार रिवीजन के तौर पे से पढ़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने रिवीजन कहाँ तक कर लिया था? रामगंगा से कहानी को शुरू करते हैं। देखिए रामगंगा पौड़ी गढ़वाल से इसका उद्गम माना जाता है। कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है और ये बिजनौर जिले से कालागढ़ डाम जो है वहाँ से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। रामगंगा गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज जिले में मिलती है। अगली नदी है हमारे पास गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम माना जाता है वो धौलागिरी पर्वत अर्थात नेपाल से है। गंडक नदी नेपाल में गंडक को शालिग्राम नाम से जाना जाता है। और गंडक नदी भी काली नदी प्लस त्रिशूली नदी का संगम माना जाता है। उन दोनों का संगम से ही गंडक नदी बनती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। वैदिक काल में गंडक को सदानीरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सदानीरा कहा जाता था। अगली बात होगी घाघरा नदी की। घाघरा नदी का उद्गम है मापचा चुंगो, जो कि तिब्बत का पठार है जहाँ से ये आती है। लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ हैं शारदा नदी, राप्ती और शिखा। घाघरा नदी छपरा में अर्थात बिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है हमारे पास राप्ती नदी। इसका उद्गम नेपाल के लघु हिमालय धौलागिरी पर्वत से है। 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदी के रूप में रोहिणी है जो कि गोरखपुर में से मिलती है। राप्ती नदी बहराइच से, राप्ती नदी जो है बहराइच से यूपी में प्रवेश करती है। इस चीज़ को याद रखना। राप्ती नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? देवरिया में मिल जाती है। अगली नदी है हमारे पास शारदा नदी। इसका उद्गम है मिलम ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है। इसका अन्य नाम है काली नदी और गौरी गंगा। गौरी गंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से प्रश्न भी बने हैं। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है पीलीभीत जिले से। शारदा नदी यूपी तथा नेपाल के मध्य सीमा का भी निर्धारित करती है। इसकी सहायक नदी है धर्मा, लिसार, पूर्वी रामगंगा। बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की नदी की। मैदानी क्षेत्र में सबसे फेमस नदी और इंपोर्टेंट नदी है गोमती नदी। इसका उद्गम पीलीभीत जिले से माना जाता है। वहाँ पर एक फुलर झील है जहाँ से ये नदी निकली हुई मानी जाती है। 941 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गाजीपुर के समीप गंगा नदी में यह मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं सई और कल्याणी। देखिए इस सब चीज़ को जितना संतोषजनक तरीके से आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगला पॉइंट है हम लोगों का, और ये आखिरी पॉइंट भी माना जाएगा। चलिए, तो ये पॉइंट है हमारा। अब दक्षिण के पठार की नदियाँ। जी हाँ, दक्षिण पठार की नदियाँ। चलिए, तो अब आती है सबसे पहले चंबल नदी। दक्षिण से जो आती है हमारे पास उसमें है चंबल नदी। जी हाँ, कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी के उद्गम के बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले चंबल नदी के उद्गम के बारे में, तो ये आती है जाना पाओ पहाड़ी से। जाना पाओ पहाड़ी ये कहाँ पर है सर? ये एमपी मध्य प्रदेश में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है सर? इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। इटावा के पास, इटावा के पास पंचनदा नामक स्थान पर, नामक
स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये यमुना की सहायक नदी है, इस पर बातचीत हो गई थी। कहाँ मिलती है ये हमने दोबारा से देख लिया। प्रमुख सहायक नदी, चंबल की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? काली सिंध, कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, ये एग्जाम में आया हुआ है। एक आपने नाम सुना होगा शिप्रा, ठीक है। चंबल नदी पर कुछ बांध हैं, इस चीज को भी हम देखेंगे एक बार। चंबल नदी पर प्रमुख बांध, प्रमुख बांध, जी हाँ, कौन कौन से हैं प्रमुख बांध? राणा प्रताप सागर, याद रखना होगा, राणा प्रताप सागर। एक बांध है जवाहर सागर, जवाहर सागर। एक है गांधी सागर, गांधी सागर। और एक आखिरी है कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो इन नामों को भी याद रखना होगा आपको चंबल नदी के संबंध में। अगली नदी है बेतवा नदी। आइए बात करते हैं। अगली नदी जो है वो है बेतवा नदी। जी हाँ, कौन सी नदी है? अगली नदी है हमारे पास बेतवा नदी। आइए बात करते हैं बेतवा नदी पर। बेतवा नदी, तो सबसे पहले सब बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा में भी है, 42 मिनट का हुआ, ज़्यादा भी नहीं हुआ है। लेकिन आप चीज़ देखना, कंटेंट को बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करना, उतारना आपको है नहीं, आप इसे स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। पर राय ये है कि स्पीड ज़्यादा ना रखें, 1.25 या 1.50 तक ही मैक्सिमम रखा करें। क्या फ़ायदा फिर स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मैं देखता हूँ बच्चों को कि फिर वो पल्ले नहीं पड़ता, बस मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि क्लास देख ली हमने, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। बच्चे इस चीज़ के होड़ में रहते हैं कि 6 घंटे क्लास को 2 घंटे में 3 घंटे में देख लें, 2 की स्पीड से देख लें, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद बताइए, जब आप कभी वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, ऐसी चीज़ देखते हैं, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ाते हैं आप? अगर आप एक नॉर्मल मूवी भी देख रहे हैं तो मैं 90% 99% गारंटी से रह सकता हूँ कि बच्चा उसकी स्पीड बढ़ा के नहीं देखता होगा। क्यों? क्योंकि उसको आनंद लेना है, उसमें भरपूर आनंद। तो सेम कहानी आप क्लास के लिए भी रखा करें। क्लास में भी आपको पूर्ण आनंद होना चाहिए और आराम से जिस गति से टीचर पढ़ा रहा है उस गति से पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे बच्चे की इच्छा होती है, करता तो व्यक्ति वही जो उसे करना होता है। इसी प्रकार से बेतवा नदी है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है बच्चा? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माना जाता है, पर्वत श्रेणी से माना जाता है, ठीक है। ये रायसेन जिला में है। कौन सा जिला है? रायसेन जिला। और ये कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हमीरपुर के निकट ये यमुना से मिल जाती है, याद रखना। हमीरपुर के निकट ये है यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है, याद रखना। इस पर भी कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं, प्रमुख बांध बने हुए हैं जिनका नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे फेमस है माता टीला बांध, माता टीला बांध। एक है परीक्षा बांध, ये सारे इंपॉर्टेंट बांध इसी पर हैं, याद रखना, परीक्षा बांध। और एक है राजघाट बांध, राजघाट बांध। ये तीनों बांध आपको याद होने चाहिए। कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, होनी भी चाहिए। प्रमुख सहायक नदियाँ देखते हैं कौन सी हैं इसकी सहायक नदियाँ। धसान एक है, धसान इसकी सहायक नदी। एक है हलाली,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आमतौर पे नहीं देखने के लिए मिलती हैं। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो वह है 590 किलोमीटर। छूट गया था ऊपर में से नाम लंबाई, तो इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। अगली नदी की तरफ चलते हैं, बस 2-3 नदी बची हैं, जल्दी से इसे फिनिश कर देंगे फिर हम। चलिए, अगली नदी है टोंस नदी। टोंस नदी, टोंस नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है, इसका तमसा कुंड से उद्गम होता है। किससे होता है, तमसा कुंड। और ये कहाँ पर है, कैमूर श्रेणी में है। कैमूर पर्वत श्रेणी है असल में, कैमूर। और ये कैमूर की श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, पर्वत श्रेणियाँ एमपी में हैं। मिलता है सब कुछ दक्षिण भारत की बात होगी तो मुख्य रूप से बात एमपी की, मुख्य रूप से क्या एमपी की ही बातें सारी। चलिए आगे चलते हैं। सिरसा के निकट, सिरसा के निकट कहाँ पर, प्रयागराज। प्रयागराज गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए, वैसे तो यमुना नदी के बाईपास होके मिलती है, यमुना नदी से मिलती है, फिर वो आके इसमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट, इसकी जो लंबाई है टोंस की वह 265 किलोमीटर है। और इसकी एक सहायक नदी है जो एग्ज़ाम में आ जाती है अक्सर, सहायक नदी है जिसका नाम बेलन है। ये प्रश्न बना हुआ है एग्ज़ाम में, याद रखना। अगली नदी है आपके पास सोन नदी। अगली नदी है सोन नदी। अगली नदी है सोन नदी। अगली नदी है हमारे पास सोन नदी। सोन नदी का उद्गम आपसे अगर पूछेगा, उद्गम सभी का याद रखना, यह अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। ये है कहाँ पर, जैसे आपको पहले बता दिया है, एमपी। बिहार में पटना के निकट, बिहार में पटना के निकट गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। चलिए, लंबाई की अगर हम बात करते हैं इसकी तो वो है 780 किलोमीटर। कितनी है, 780 किलोमीटर। आखिरी नदी है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, और इस नदी का नाम है केन नदी। जी हाँ, क्या नाम है, केन नदी। केन नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है, केन नदी का जो उद्गम है वो कटनी में है। कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। एमपी में कहाँ, कैमूर पहाड़ी या कैमूर श्रेणी भी आ जाता है नाम, बात एक ही है। इसका कुछ अन्य नाम, इसका एग्जाम में आया हुआ है अन्य नाम, अन्य नाम है इसका कर्णावती, कर्णवती। और इसकी जो लंबाई है वो 427 किलोमीटर लंबाई है। तो ये आपने देखा, यहाँ हमने 3 प्रश्नों को पूरे तरीके से इसे हमने देखा और फिनिश किया। एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं दक्षिण पठार की नदियों की। दक्षिण पठार की नदियों में सबसे पहले चंबल, जो कि इसका उद्गम क्या माना जाता है, जानापा पहाड़ी, जो कि एमपी में है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और चंबल नदी इटावा के पास पंचनदा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। इसमें इटावा भी मेन रोल करता है। प्रमुख सहायक नदी हैं काली सिंधी, पार्वती, शिप्रा। ये दोनों एग्जाम में बनी हैं, शिप्रा और काली पार्वती। चंबल नदी पर कुछ बांध हैं, जिसमें से एक बांध का नाम है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। इसे याद रखेंगे। बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन जिला, एमपी से है। हमीरपुर के पास बेतवा नदी यमुना से मिल जाती है। इस पर 3 बांध है मुख्य रूप से, जिसका नाम है माता टीला, परीक्षा और राजघाट बांध।
प्रमुख सहायक नदी हैं इसकी धसान और हलाली, जो ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती है। लंबाई है इसकी 590 किलोमीटर। बात करते हैं टोंस नदी की, तो ये उसका उद्गम है तमसा कुंड, जो कि कैमूर श्रेणी में आता है एमपी में। सिरसा के निकट प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, लंबाई है 265 और सहायक नदी है बेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलन का नाम कई बार एग्जाम में आया है। आगे हम बात करते हैं उद्गम, तो ये अमरकंटक में इसका उद्गम है, एमपी से ही। बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आगे चल के बात करते हैं, आती है केन नदी, जिसका उद्गम है कटनी अर्थात एमपी में कैमूर की पहाड़ियों से। इसका अन्य नाम में कर्णवती आ जाता है, जिसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। तो ये थी आपकी टोटल कहानी। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग द क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।